नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज पूरा सच में हम उस संगठन के बारे में बात करेंगे जिसने अपने तप, अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के भाव से इस पावन भूमि को शक्ति दी है। ये वो संगठन है जिसके स्वयंसेवक हर संकट के समय भारत माता की रक्षा के लिए अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। और इस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस। आरएसएस कोई साधारण संस्था नहीं है। ये राष्ट्र का वो मंदिर है जहां शरीर और आत्मा, विचार और व्यवहार दोनों को राष्ट्र सेवा के लिए गढ़ा जाता है। एक ऐसा संगठन जिसकी शाखा की सुबह मां भारती को नमन करते हुए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की गूंज से होती है, जिसका अर्थ होता है कि हे स्नेह बरसाने वाली मातृभूमि, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करता हूं। कल यानी विजयादशमी को इस महान संगठन के 100 स्वर्णिम वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज इस मौके पर कभी स्वयंसेवक रहे पीएम मोदी संघ की यशोगाथा का आज उन्होंने गीत गाया। इसलिए पीएम मोदी ने जो संघ के बारे में बताया है उसका पूरा सच आज हम आपको बताएंगे। आज हम बताएंगे महात्मा गांधी क्यों बन गए थे आरएसएस के प्रशंसक, कैसे देश के विभाजन के समय स्वयंसेवकों ने दिखाया था अपना शौर्य और बलिदान, आजादी के बाद किसकी साजिश का शिकार हुआ था आरएसएस, और भारत चीन के युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस पर क्यों परेड में शामिल किया गया था संघ को। तो ऐसे कई रोचक किस्से जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, वो आज विराट वटवृक्ष बन चुका है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं, और यह संगठन अपनी 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान का जिक्र किया। संघ की गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए इस मौके पर भारत सरकार ने एक विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी के स्वयंसेवकों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि वे आरएसएस के शताब्दी वर्ष के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार सहित स्वयंसेवकों के संघर्ष को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयां लंबे समय से हिंदू समाज के लिए गंभीर चुनौती रही हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस चुनौती के समाधान के लिए निरंतर काम किया है। तो पहले आप सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे वर्धा में संघ शिविर में जब महात्मा गांधी पहुंचे थे तो उन्होंने भी संघ की समानता की भावना की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए क्या कहा था। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया, यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है। तो अपने इस भाषण में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि गांधी जी भी आरएसएस के सामाजिक समरसता के कार्य से प्रभावित हुए थे। यह और बात है कि हमेशा से कांग्रेस के लोग आरएसएस को गांधी का विरोधी साबित करने में जुटे रहते हैं,
और आजकल इस झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी और उनके साथी कर रहे हैं। इस नैरेटिव को गढ़ने में वामपंथी और सो कॉल्ड लिबरल गैंग भी शामिल है। इसलिए इन लोगों को यह बताना जरूरी हो जाता है कि गांधी जी आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से इतना प्रभावित क्यों हुए थे। तो आइए जानते हैं गांधी जी और आरएसएस से जुड़े इस ऐतिहासिक किस्से के बारे में। तो ये 1934 की बात है। तब तक गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर चुके थे। उन्होंने खुद को राजनीति और कांग्रेस के संगठन से दूर कर लिया था। इस दौर में बापू का सबसे बड़ा लक्ष्य छुआछूत को खत्म करने का था। गांधी जी ने उस समय दलितों की सेवा को अपना धर्म मान लिया था। गांधी जी उस समय देश भर में घूम घूम कर दलितों के लिए मंदिर प्रवेश और अन्य सामाजिक समानता के लिए जन जागृति फैला रहे थे। लेकिन गांधी जी के इतने महान अनमोल प्रयासों के बाद भी हमारा समाज छुआछूत की बेड़ियों से आजाद नहीं हो पा रहा था। इसी निराशा के बीच गांधी जी को एक दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी मिली। तब बापू वर्धा में थे। जमनालाल बजाज एक दिन उन्हें आरएसएस की एक शाखा में लेकर गए। संघ शाखा का वातावरण देखकर गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। शाखा में गांधी जी ने जो देखा उसे देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। संघ के सभी स्वयंसेवक जाति, वर्ण, ऊंच नीच और छुआछूत भूलकर एक साथ कसरत, दंड बैठक, परेड और प्रार्थना कर रहे थे। गांधी जी की आश्चर्य मिश्रित खुशी का उस समय कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को एक साथ भोजन करते हुए देखा। बापू पूरे देश में दलितों के प्रति भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। और यहां संघ की शाखा में तो कोई भेदभाव और छुआछूत थी ही नहीं। गांधी जी संघ की शाखा का ये अति सुंदर दृश्य देखकर अत्यधिक भावुक हो गए और उसी समय उन्होंने कहा कि जिस छुआछूत विहीन हिंदू समाज की मैं कल्पना करता हूं, उसे आरएसएस के स्वयंसेवक कितनी सादगी और सरलता से साकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब गांधी जी ने संघ के स्वयंसेवकों के नाम पूछे तो उन्होंने अपना सिर्फ पहला नाम बताया, सरनेम नहीं बताया किसी भी स्वयंसेवक ने। और जब गांधी जी ने इसकी वजह पूछी तो उन्हें यह बताया गया कि संघ की शाखा में जाति नहीं पूछी जाती। इतना ही नहीं, बापू आरएसएस के स्वयंसेवकों के अनुशासन को देखकर भी अत्यधिक प्रभावित हुए। सोचिए, गांधी जी को संघ के साथ अपना यह सुखद अनुभव जीवन भर याद रहा। देश की आजादी के बाद 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी को एक बार फिर आरएसएस की शाखा में जाने का सुअवसर मिला। इस मौके पर गांधी जी ने 13 साल पुराने वर्धा की शाखा के अपने अनुभव को याद किया। बापू ने उस दिन जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 89 में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी को नेहरू सरकार के द्वारा प्रकाशित करने की शुरुआत हुई, इसलिए इसकी सच्चाई पर पूरी दुनिया में कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के इस वॉल्यूम 89 के पेज नंबर 193 पर गांधी जी का संघ की शाखा में दिया गया भाषण छपा है। इस भाषण में बापू ने कहा था कि बहुत साल पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय संघ के संस्थापक श्री हेडगेवार जीवित थे। स्वर्गीय श्री जमनालाल बजाज मुझे संघ के शिविर में ले गए थे। वहां मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ। तब से संघ काफी बढ़ गया है। मेरा मानना है कि जो संस्था सेवा और त्याग के आदर्श से प्रेरित होती है उसकी ताकत बढ़ती ही है। तो गांधी जी ने यह बात 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में कही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया कि जब 1947 में देश विभाजन की विभीषिका झेल रहा था और लाखों परिवार विस्थापित हुए थे, तब किस तरह से संघ के स्वयंसेवक सीमित संसाधनों के बावजूद शरणार्थियों की सेवा में सबसे आगे खड़े रहे। प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े थे।
यह केवल राहत नहीं था, यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका के दौरान संघ के सेवा कार्य को भी याद किया। आज हर भारतवासी को यह पता होना चाहिए कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं को सही सलामत भारत तक पहुंचाने में भी संघ ने साहसिक भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, सिंध और पंजाब में दंगाइयों की भीड़ से हिंदू मोहल्ले और गांवों को बचाने के लिए भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कई कुर्बानियां दी। संघ के कई कार्यकर्ता तो ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं के पूरी तरह से पलायन के बाद ही पाकिस्तान छोड़ा, यानी जब हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए तब जाकर उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से आए लुटे पिटे शरणार्थियों के लिए भी आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जी जान से सेवा कार्य किया था। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आरएसएस के इस योगदान को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उसे मिलना चाहिए थी। फिर भी लाख छुपाने के बाद भी वो दस्तावेज सामने आ ही जाते हैं जो साबित करते हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंदर रहकर संघ के कार्यकर्ता किस तरह से हिंदू और सिखों की रक्षा कर रहे थे। और ऐसा ही एक दस्तावेज मौजूद है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी में। इस पुस्तक में सरदार पटेल के वो तमाम पत्र छपे हैं जो इस विषय से संबंधित हैं। इस वक्त ये पुस्तक मेरे हाथ में है और इस किताब के पेज नंबर 163 पर भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का एक पत्र छपा है जो उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखा था। 6 अक्टूबर 1947 को लिखे गए इस पत्र में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह सरदार पटेल को यह सुझाव देते हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की मदद से एक गुप्त मिशन चलाकर हजारों की तादाद में किडनैप की गई हिंदू और सिख लड़कियों को बचाया जा सकता है। सोचिए, सोच कर देखिए, देश का रक्षा मंत्री देश के गृह मंत्री को पत्र लिखकर आरएसएस से मदद मांगने की बात कर रहा है। रक्षा मंत्री के पास सेना थी, गृह मंत्री के पास पुलिस थी और मदद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंचालक गुरु गोलवलकर से मदद मांगी जा रही थी। तो इसलिए आरएसएस के योगदान और विचारधारा पर सवाल उठाने वाले लेफ्ट, सेक्युलर और सो कॉल्ड लिबरल गैंग को सरदार पटेल के नाम पर लिखा गया रक्षा मंत्री बलदेव सिंह का यह पत्र पढ़ना चाहिए जो इस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि प्रिय सरदार साहब, पाकिस्तान के लोग और वहां की सरकार हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। जहां तक अपहृत लड़कियों का सवाल है तो पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में एक भी गांव इस समस्या से नहीं बचा है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लड़कियों को जबरन रखा गया है। इन लड़कियों को बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि एक सीक्रेट मिशन आरंभ किया जाए। कुछ उत्साही युवक पाकिस्तान में गुप्तचर बनने के लिए इस्लाम धर्म तक अपनाने को तैयार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किडनैप की गई लड़कियों के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने का यही एक तरीका है। सरदार बलदेव सिंह आगे लिखते हैं कि मैं सोचता हूं कि ऐसे युवाओं की मदद लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रशिक्षित स्वयंसेवक देगा। इस बारे में आरएसएस के प्रमुख श्री गोलवलकर जी से परामर्श करना चाहिए। मुझे खुशी होगी यदि आप इस गंभीर मुद्दे पर विचार करेंगे। तो ये बात बलदेव सिंह ने सरदार पटेल से कही थी और इस पत्र के बाद सरदार पटेल ने उन्हें जवाबी पत्र लिखा जिसमें सरदार पटेल ने बलदेव सिंह से कहा कि इस मुद्दे को आप कैबिनेट की अगली बैठक में उठाइएगा। जानते हैं सरदार पटेल ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो जानते थे कि पीएम नेहरू आरएसएस से नफरत करते हैं और इसीलिए शायद सरदार पटेल चाहते थे कि कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नेहरू को यह पता चलना चाहिए कि संघ के स्वयंसेवक कितने बहादुर, कितने निडर और कितने देशभक्त हैं जो हिंदू सिख लड़कियों की लाज बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक भी लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र सेवा की यात्रा में अनेक हमलों और साजिशों का भी सामना करना पड़ा।
पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे आजादी के बाद भी संघ को दबाने और उसे मुख्य धारा में शामिल होने से रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन इन सब के बाद भी स्वयं सेवकों ने कटुता को कभी भी करीब नहीं आने दिया। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया, लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है। तो असल में भारत की आजादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही नेहरू सरकार ने आरएसएस को कुचलने का प्रयास शुरू कर दिया था और इसके लिए बहाना बनाया गया था महात्मा गांधी की हत्या का। नेहरू सरकार ने गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम घसीटकर न केवल संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर को भी गिरफ्तार तक कर लिया था, जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया है। इस दौरान देश भर में हजारों हजार संघ के निर्दोष स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करके उन पर बेहिसाब अत्याचार किए गए। लेकिन शुरू से ही गृह मंत्री सरदार पटेल का यह मानना था कि गांधी जी की हत्या में संघ का हाथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू हर हाल में संघ को फंसाना चाहते थे। वो बार बार पत्र लिखकर सरदार पटेल पर प्रेशर बना रहे थे और संघ को कुचलने की मांग कर रहे थे। नेहरू के इन्हीं पत्रों से परेशान होकर सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या से सिर्फ 28 दिन पहले, माफ कीजिएगा, सिर्फ 28 दिन बाद यानी 27 फरवरी 1948 को नेहरू को एक कड़ा पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार में। इस पुस्तक का संपादन स्वयं सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर ने किया है। यह पुस्तक इस वक्त मेरे हाथ में है और इस पुस्तक के पेज नंबर 294 पर जो लिखा हुआ है उसे हर उस व्यक्ति को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो गांधी हत्याकांड को लेकर आरएसएस पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो सरदार पटेल ने नेहरू जी को लिखा था, करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। गांधी हत्याकांड में कई सूचनाएं हमें गुमनाम सूत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठी पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर आरएसएस के लोगों को पकड़ते हैं तो हम पर यह आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। तो संघ के खिलाफ ऐसी ना जाने कितनी ही साजिशें रची गई, लेकिन संविधान और लोकतंत्र के प्रति विश्वास के चलते ही संघ हर संकट में भी समाज और राष्ट्र की सेवा में डटा रहा। इसी वजह से संघ के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के दौरान राष्ट्र सेवा में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने विशेष स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपए के इस सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
अंकित है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य जो छवि है वो भी अंकित है, जिसे स्वयंसेवक भक्ति और समर्पण भाव से नमन कर रहे हैं। वहीं आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है वो भी बहुत खास है, क्योंकि इस डाक टिकट में उस ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है जब 1963 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने राजपथ पर आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदमताल किया था। पहले आप सुनिए इस विशेष सिक्के और डाक टिकट को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों के शामिल होने का क्या है पूरा सच। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदमताल किया था। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जारी इस डाक टिकट में छपा चित्र न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि यह चित्र संघ की शक्ति और राष्ट्रभक्ति का परिचायक भी है। इस डाक टिकट में वर्ष 1963 के गणतंत्र दिवस पर परेड करते हुए आरएसएस की टुकड़ी को दिखाया गया है। जी हां, 1963 को 26 जनवरी की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय सेना के साथ शामिल हुए थे। और ऐसा क्यों हुआ था, आइए इसका पूरा सच हम आपको बताते हैं। तो यह तो आपको पता ही होगा कि 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। इस युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कई सेवा के कार्य किए थे, जिनकी पूरे देश में उस समय बड़ी प्रशंसा हुई थी। इसलिए कई स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ आरएसएस को भी अगले साल 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया गया था। लेकिन यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि नेहरू सरकार के इस फैसले का कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी आदत के अनुसार पूरी ताकत से विरोध किया था। आरएसएस का विरोध करने की बहुत पुरानी आदत है कांग्रेस को, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने, जो हमेशा संघ की बुराइयां करते थे, उसमें खोट ढूंढते थे, उन्होंने आरएसएस की टुकड़ी को रोकने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और इस तरह से खाकी निक्कर, चमड़े का बेल्ट, सफेद शर्ट, काली टोपी और चमचमाते जूते पहनकर आरएसएस के स्वयंसेवक पूरे आन बान और शान से गणतंत्र दिवस में राजपथ पर परेड करते हुए निकले। इस एक दृश्य ने एक ऐसा समा बांधा जिसकी चर्चा अगले दिन सभी अखबारों में हुई थी। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि हर युग में संघ ने देश के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का कैसे किया है सामना। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कोकोनट हिट किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी, इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास है ना। जोजी इज अ कोकोनट, बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। स्टॉक मार्केट चैंप्स पैसा डबल करे। और शर्मा जी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए फेक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा। और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी।
शुरू में पैसा बनेगा और फिर लालची शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी स्कैमर बता के नहीं आता, पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और हर युग में संघ ने देश के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया है, चाहे आजादी का आंदोलन हो या फिर आजादी के बाद हैदराबाद में निजाम के अत्याचार का विरोध हो। इतना ही नहीं, गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादर नगर हवेली को की मुक्ति तक संघ ने ना जाने कितने ही बलिदान दिए। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश और घुसपैठ जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार इनसे तेजी से निपट रही है और संघ ने भी इनसे निपटने का ठोस रोड मैप तैयार किया है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।